हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी स्टैंड्स फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इस थ्योरी को सबसे पहले लेकर आए थे सेडविक और पॉवेल इन 1940 में। अब ये जो थ्योरी है ना, ये हमारी रिपल्सिव इंटरैक्शंस के ऊपर बेस्ड है। किसकी रिपल्सिव इंटरैक्शंस? ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। जैसे मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, अब उस मॉलिक्यूल के अंदर कुछ लोन पेयर होंगे, कुछ बॉन्ड पेयर्स होंगे। अब उन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्शन भी हो रही होगी, या तो लोन पेयर में रिपल्शन हो रही होगी, या लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो रही होगी, या बॉन्ड पेयर में रिपल्शन हो रही होगी। यानी एक तरीके से हम कह सकते हैं कुछ बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कुछ नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो उन रिपल्शंस के ऊपर बेस्ड कि किस तरीके से उस एटम के अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर उन लोन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स की अरेंजमेंट होगी ताकि वो एक शेप या ज्योमेट्री अटेन कर सके, उसे हम बोलते हैं वेस्पर थ्योरी। अब इस थ्योरी को फर्दर एक्सप्लेन करा था नायलॉन्ग और गिलिप्सी ने 1957 में। तो सबसे पहले इसके पोस्टुलेट्स को स्टडी करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट है वो क्या बोलता है? द शेप ऑफ मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। यानी अगर मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है ना, उसके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी उसके अंदर कितने हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर है वैलेंस शेल में, वो डिसाइड करेंगे कि उस मॉलिक्यूल की शेप क्या है। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स, कुछ लोन पेयर होंगे, कुछ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पेयर्स होंगे, तो वो आपस में रिपेल करेंगे क्योंकि दोनों ही नेगेटिवली चार्ज्ड हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमारे नेगेटिवली चार्ज्ड होते हैं, तो एक तरीके से जो वो इलेक्ट्रॉन पेयर, चाहे वो बॉन्डेड फॉर्म में हो चाहे वो नॉन बॉन्डेड फॉर्म में हो, उनके बीच में रिपल्शन तो होगी। तो इसमें वही बोला हुआ है, द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर सिंस देयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स आर नेगेटिवली चार्ज्ड। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या बोलता है? These pair of electron tends to occupy such position in space that minimizes repulsion and thus maximizes distance between them. अब हमारे पास रिपल्शन हो रही है। अब वो रिपल्शन को कोई तो ऐसा तरीका होगा, कोई तो ऐसी अरेंजमेंट होगी कि वो रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए, मिनिमम हो जाए, ताकि वो एक पर्टिकुलर शेप या ज्योमेट्री अटेन कर सके। तो इसमें वही बताया गया है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये इस तरीके से अरेंज होते हैं उस मॉलिक्यूल के अंदर कि उनका डिस्टेंस इतना हो जाए कि उनके बीच में जो रिपल्शन है ना, वो मिनिमाइज हो जाए, मिनिमम हो जाए वो रिपल्शन। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है? द वैलेंस शेल इज टेकन एज अ स्फीयर विद द इलेक्ट्रॉन पेयर लोकलाइज्ड ऑन द स्पेरिकल सरफेस एट अ मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम वन अनदर। अब इसके अंदर क्या बताया है कि जैसे मेरे पास जो सेंट्रल एटम है ना, उसके अराउंड कुछ एटम्स अरेंज्ड होंगे, वो इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ बॉन्ड, कुछ इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्डेड होंगे, कुछ लोन पेयर होंगे उस सेंट्रल एटम पे। तो वो इस तरीके से अरेंज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर्स उस सेंट्रल एटम के, कि वो एक तरीके से हम ये लगा सकते हैं कि मेरे पास बीच में सेंट्रल एटम है और उसके साइड में हम एक स्फीयर को इमेजिन कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने CH4 ले लिया। अब CH4 में आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी कि इसके अंदर हमारी यही शेप या यही ज्योमेट्री क्यों आ रही है। अभी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं कि जैसे मेरे पास इसकी ये ज्योमेट्री बन रही है, बीच में कार्बन है, यहां पर मेरे पास हाइड्रोजन है। अब इसको मैं इमेजिन करूंगी कि बाहर मेरे पास एक पूरा स्फीयर है। अब इस स्फीयर के अंदर बीच में तो सेंट्रल एटम हो गया। अब इस सेंट्रल एटम के कुछ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जो अब इस सेंट्रल एटम के तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स बॉन्डेड फॉर्म में है। तो ये जो हमारे इलेक्ट्रॉन पेयर्स है ना, ये एक पोजीशन पर फिक्स्ड है, मतलब ये लोकलाइज्ड है ये पोजीशन इनकी। जैसे ये वाला मेरे पास एक बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर मेरा इस तरीके से यहाँ पर अपनी पोजीशंस को फिक्स कर रखा है कि मेरे पास यहाँ पे एक टेट्राहाइड्रल शेप बन रही है इसकी। नेक्स्ट हमारा पोस्टुलेट क्या बोलता है? द मल्टीपल बॉन्ड इज ट्रीटेड एज इफ इट इज अ सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर एंड द 2 और 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ अ मल्टीपल बॉन्ड आर ट्रीटेड एज अ सिंगल सुपर पेयर। अब बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर डबल बॉन्ड भी आते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी आते हैं। तो उन डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स को भी है ना, हम सिंगल एक बॉन्ड पेयर की तरह कंसिडर करेंगे। और वो जो हमारे उस बॉन्ड पेयर के अंदर 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इन्वॉल्व, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में तो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, डबल बॉन्ड होंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो वो भी हम लोग एक सिंगल सुपर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह कंसिडर करेंगे उस बॉन्ड पेयर को भी। फिर हमारा जो लास्ट पोस्टुलेट है वो क्या बताता है हमें? Where 2 or more resonating structures can represent a molecule, the Vesper model is applicable to any such structure. अब हमारे पास कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो एक से ज्यादा रेजोनेटिंग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया एग्जांपल NO3 नेगेटिव का, और इसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो किस तरीके से होता है? N डबल बॉन्ड O नेगेटिव। और अब ये जो हमारा मॉलिक्यूल है ना, ये इसके रेजोनेटिंग फॉर्म्स है, यानी ये इस तरीके से भी बनाया जा सकता है और ये ऐसे भी बनाया जा सकता है।
अब एक मॉलिक्यूल को हमने 3 रेजोनेटिंग फॉर्म्स के थ्रू एक्सप्लेन करा है, और जो हमारा वेस्पर मॉडल है ना, जो हमारी वेस्पर थ्योरी है, ये हर एक मॉलिक्यूल के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी ये हर एक मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करेगी। ये मॉलिक्यूल इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका ये रीजन है, ये मॉलिक्यूल इस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है तो इसका ये रीजन है। यानी ये ऐसा नहीं है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेंस से तो हमें ये पता लगता है कि एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन जाता है, यानी ओवरऑल मैं इसको इस तरीके से दिखा सकती हूँ, एक रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया ये। तो ये वाला तो हमारा हो जाता है कि रेजोनेंस के थ्रू एक ओवरऑल स्ट्रक्चर आ जाता है, वो हम एक्सप्लेन कर देते हैं। लेकिन जो हमारे ये बीच वाले स्ट्रक्चर्स हैं, इनके ऊपर भी वेस्पर थ्योरी एप्लीकेबल होती है। अब जैसे अगर हम एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, जैसे CH4 हो गया, NH3 और H2O। एक मैंने ले लिया मीथेन का मॉलिक्यूल, एक अमोनिया और एक वाटर मॉलिक्यूल। सबसे पहले ना इसके अंदर हमें इसकी Z की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब Z क्या है हमारा? Z होता है हमारा VSEP नंबर। अब VSEP नंबर क्या है? VSEP नंबर होता है हमारा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर नंबर। इस नंबर से ना हमें मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री पता लगती है। अब ज्योमेट्री कैसे पता लगेगी? जैसे मेरे पास अगर मैं Z की वैल्यू ले लेती हूँ 2, यहाँ ज्योमेट्री लिखेंगे, यहाँ Z की वैल्यू लिखेंगे। अगर मेरी Z की वैल्यू 2 है तो मेरी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर। अगर मेरी Z की वैल्यू 3 है तो मेरी ज्योमेट्री क्या होगी? ट्राइगोनल प्लेनर। अगर Z की वैल्यू 4 है तो ज्योमेट्री होगी टेट्राहेड्रल। अगर Z की वैल्यू 5 है तो ज्योमेट्री होगी ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर मेरी Z की वैल्यू 6 है तो उसकी होगी ऑक्टाहेड्रल। तो अब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि Z की वैल्यू अब निकाले कैसे। तो Z की वैल्यू निकालने का एक फॉर्मूला होता है। Z की वैल्यू किस तरीके से निकाली जाती है? हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम प्लस नेगेटिव चार्ज अगर उस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज हो, माइनस अगर उस मॉलिक्यूल के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज हो, और प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। अब मोनोवेलेंट एटम्स क्या हुए? जिनकी हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट 1 हो। तो अब इसको हम लोग किस तरीके से Z की वैल्यू के बेसिस पर एक्सप्लेन करेंगे। अब मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए थे, जैसे CH4, NH3 और H2। सबसे पहले हर एक मॉलिक्यूल की Z की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं CH4। अब CH4 में हमारा सेंट्रल एटम क्या है? C। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 4। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर कितने हुए? 4। तो जब मैं इसकी Z की वैल्यू निकालूंगी तो Z की वैल्यू में हमारे पास हाफ क्या था? हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास? 4। प्लस कोई नेगेटिव चार्ज? कोई नहीं है नेगेटिव चार्ज। माइनस एनी पॉजिटिव चार्ज? कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स। अब इसके पास 4 मोनोवेलेंट एटम्स है हाइड्रोजन, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट भी +1 ही होती है। तो 4 मोनोवेलेंट एटम्स है तो +4। तो अब इससे अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास आती है 4, यानी Z की वैल्यू क्या आई हमारी? 4। Z की वैल्यू 4, तो इसका मतलब है हमारे पास टेट्राहेड्रल शेप आई, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आई। अब नेक्स्ट लेते हैं हम अमोनिया। अमोनिया के केस में Z की वैल्यू क्या होगी? हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 7। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 5। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें कितने हुए? 5। तो हाफ इंटू 5 प्लस कोई नेगेटिव चार्ज है? नहीं, तो 0। माइनस कोई पॉजिटिव चार्ज? नहीं, और प्लस मोनोवेलेंट हाइड्रोजन एटम्स है हमारे पास 3, तो +3। तो ये भी क्या आया? 4। नेक्स्ट मॉलिक्यूल लेते हैं हम वाटर मॉलिक्यूल। वाटर मॉलिक्यूल में हमें पता है ऑक्सीजन हमारा सेंट्रल एटम है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन एटॉमिक नंबर 8, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 2 6। तो 6 हमारे इसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो Z की वैल्यू क्या होगी? हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 प्लस कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, माइनस कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, प्लस मोनोवेलेंट एटम्स हाइड्रोजन एटम 2 है तो +2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 8। ये भी हमारे पास 4 आ गया। यानी इन सब की हमारी ज्योमेट्री क्या है? टेट्राहेड्रल। ध्यान रखना अभी मैं किसकी बात कर रही हूं? ज्योमेट्री की। ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग चीजें हैं।
हमारे पास जैसे अब ये मॉलिक्यूल है CH4 के अंदर हमारी Z की वैल्यू क्या आई 4 और Z और कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता, ये हमारा नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम होता है। अब अगर मैं यहाँ देखूं ध्यान से तो मेरे यहाँ 4 हाइड्रोजन आटम है, यानी कि एक कार्बन आटम से 4 हाइड्रोजन आटम बॉन्डेड है, यानी कि मेरे पास 4 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं और Z की वैल्यू भी 4 है, तो इसका मतलब मेरे पास इसमें बॉन्ड पेयर तो 4 है और लोन पेयर इसमें 0 है। तो ये मेरा इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ये इसकी टेट्राहेड्रल फॉर्म होगी। और मैं वहीं पर अगर अमोनिया को देखूं तो अब अमोनिया के केस में क्या होगा, मेरी Z की वैल्यू 4 आई थी, लेकिन मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि मेरे बॉन्ड पेयर तो सिर्फ 3 ही बन रहे हैं, तो बॉन्ड पेयर तो मेरे 3 बन रहे हैं और Z क्या होता है, लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर का सम होता है। तो इससे हमें पता लगा कि जो लोन पेयर है वो मेरे पास एक है यहाँ पर। तो ये मॉलिक्यूल मेरा किस तरीके से होगा, नाइट्रोजन इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, लेकिन इसमें एक लोन पेयर आ जाएगा, यहाँ लोन पेयर आ गया हमारे पास। इस लोन पेयर को चाहे इस तरीके से बना दो या फिर इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड की फॉर्म में। अब मेरे पास थर्ड मॉलिक्यूल कौन सा था, वाटर। अब वाटर मॉलिक्यूल में मेरी Z की वैल्यू क्या थी 4, यहां मुझे दिख रहा है कि 2 बॉन्ड पेयर्स हैं क्योंकि हाइड्रोजन 2 एटम है हमारे पास, हाइड्रोजन एटम, तो बॉन्ड पेयर की वैल्यू तो यहाँ 2 हो गई। अब लोन पेयर की वैल्यू कितनी हुई, 4 - 2 2। तो इससे हमें क्या पता लगा कि इसके पास 2 बॉन्ड पेयर है, 2 ही लोन पेयर है। तो ये किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, इसमें 2 लोन पेयर आ गए। यानी मैंने क्या देखा कि सेम Z की वैल्यू पे मेरी 3 अलग अलग तरीके से ज्योमेट्री बन रही है, मतलब ज्योमेट्री तो मेरी सबकी टेट्राहेड्रल आ रही है, लेकिन 3 अलग अलग मेरी शेप्स बन रही हैं। ये ध्यान रखना है कि हम लोग ज्योमेट्री में दोनों बॉन्ड पेयर भी और लोन पेयर भी दोनों को कंसिडर करते हैं, लेकिन जब हम उसकी शेप बताते हैं ना, तो शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर करते हैं। शेप में हम क्या करेंगे, सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर करेंगे। तो अब यहां पर हम क्या बताएंगे, जैसे मेरे पास CH4 था, CH4 के अंदर ये बन रहा था मेरा स्ट्रक्चर, अमोनिया में ये बन रहा था मेरा स्ट्रक्चर, और वाटर में मेरा ये बन रहा था स्ट्रक्चर। अब इस मॉलिक्यूल को हम किस तरीके से अब डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हमारा जो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर हमारा बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्रीज। अमोनिया में हमें बॉन्ड एंगल मिलता है 107 डिग्री और वाटर मॉलिक्यूल में हमें बॉन्ड एंगल मिलता है 104.5 डिग्रीज। अब हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ज्योमेट्री तीनों की सेम है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, लेकिन बॉन्ड एंगल्स हमारे अलग अलग है। ऐसा क्यों? तो मैंने शुरू में क्या बताया था कि बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों में रिपल्शन होती है। हमारे पास यहाँ पर बॉन्ड पेयर भी है और कुछ लोन पेयर भी है, तो इनमें रिपल्शन होगी। अब वेस्पर थ्योरी क्या बोलता है, वेस्पर थ्योरी एक्सप्लेन करता है कि लोन पेयर में मैक्सिमम रिपल्शन होगी, उससे कम रिपल्शन हमें देखने को मिलेगी लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और सबसे कम रिपल्शन हमें देखने को मिलेगी बॉन्ड पेयर में। तो ये तो वेस्पर थ्योरी ने बता दिया। अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि हमारे जो मीथेन का मॉलिक्यूल है, CH4 का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। तो यहाँ मेरे पास ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स इस तरीके से अरेंज्ड है कि जहाँ रिपल्शन मिनिमम हो जाए। अब मिनिमम रिपल्शन मुझे 109 डिग्रीज पर मिल रही है। अब अमोनिया जो मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल में एक लोन पेयर आता है, तो ये लोन पेयर इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा और इस बॉन्ड पेयर को भी रिपेल करेगा, और ये दोनों को ही नीचे की तरफ पुश करेगा। अब पुश करने की वजह से क्या होगा कि इसका जो मेरा बॉन्ड एंगल है वो 109 से डिक्रीज होकर 107 पर आ जाएगा। और जो मेरा वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर मेरे 2 लोन पेयर एग्जिस्ट करते हैं। अब 2 लोन पेयर होने की वजह से क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में भी रिपल्शन हो रही है। तो ये दूर दूर जा रहे हैं, ये दूर जाके इनके पास आ रहे हैं, तो इन बॉन्ड पेयर के पास आ रहे हैं, तो यहाँ पर रिपल्शन मुझे दोनों तरफ थोड़ी और ज्यादा देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर और ज्यादा पुश मिलेगा मुझे इन बॉन्ड पेयर्स की तरफ, तो यहाँ पर मेरा जो बॉन्ड एंगल होगा वो 107 से भी कम हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ मुझे 104.5 डिग्रीज देखने को मिलता है। तो ये तो देख लिया हमने बॉन्ड एंगल हमारे पास किस तरीके से डिफर करता है सेम ज्योमेट्री में भी। अब अगर हम इनकी शेप्स को एक्सप्लेन करें, तो शेप को स्टडी करने से पहले हमें पता होनी चाहिए कुछ 2 बातें। अब क्या है वो बातें, जैसे लोन पेयर अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर 0 है तो उस टाइम पर हमारी ज्योमेट्री
और शेप दोनों ही सेम होंगे उस मॉलिक्यूल के। लेकिन अगर मेरी लोन पेयर की वैल्यू 0 नहीं है उस मॉलिक्यूल में, तो मेरी ज्योमेट्री और शेप दोनों अलग अलग होंगी। तो अब हम इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करेंगे इन चारों मॉलिक्यूल्स में, यानी इन तीनों मॉलिक्यूल्स में मैं कैसे बताऊंगी कि मेरी किसकी क्या शेप है। तो मेरा जो मीथेन था CH4, उसका स्ट्रक्चर ये था, अमोनिया का स्ट्रक्चर ये था, और वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है ये। अब इस केस में मेरे पास कोई लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर 0, तो यहां पर मेरी ज्योमेट्री और मेरी शेप दोनों ही सेम होंगे। ये दोनों ही मेरे क्या होंगे, टेट्राहेड्रल। लेकिन जो मेरे ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं, इन दोनों मॉलिक्यूल्स में क्या हो रहा है, मेरे पास लोन पेयर की वैल्यू 0 नहीं है, तो यहां पर मेरी ज्योमेट्री और शेप दोनों ही इक्वल नहीं होंगे। अब इक्वल नहीं है तो इस वजह से मेरे को ये तो पता है कि इन दोनों की ज्योमेट्री तो मेरी टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन शेप एक्सप्लेन करने के लिए, जैसे हमने पहले पढ़ा था कि शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर्स को कंसिडर करते हैं, लोन पेयर्स को कंसिडर नहीं करते। तो अगर हम यहाँ ध्यान दें, मैंने इस बॉन्ड लोन पेयर के ऊपर अपनी फिंगर रख ली, तो मुझे यहाँ पर अब क्या दिख रहा है, एक पिरामिडल शेप दिख रही है, तीनों नीचे की तरफ आ रहे हैं तो एक पिरामिड सा बनता दिख रहा है। तो मैं ये बोलूंगी कि मेरी जो अमोनिया की शेप होती है पिरामिडल शेप। ठीक है। और अगर मैं वही चीज इस वाटर मॉलिक्यूल के अंदर देखूं, मैंने ये दोनों लोन पेयर्स छुपा लिए, अब इनको हटाने के बाद मेरे पास नीचे क्या शेप बचती है, एक इन्वर्टेड वी टाइप बचती है, या फिर हम कह सकते हैं कि बेंट शेप बच रही है या एंगुलर शेप बच रही है। तो हम यहां पर क्या बोलेंगे, इसे बेंट, एंगुलर, इन्वर्टेड वी। ठीक है। अब मेरे पास जो z की वैल्यू है उसके बेसिस पर हम लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, सबके बेसिस पर बताएंगे कि हमारी शेप क्या होगी, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री क्या होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमारी z की वैल्यू होगी, बॉन्ड पेयर होंगे कुछ उसके अंदर, लोन पेयर होंगे, फिर हमारी ज्योमेट्री आएगी और फिर हमारे पास आएगी उसकी शेप। सबसे पहले हम लेंगे z की वैल्यू अगर 2 होगी तो, अब z की वैल्यू 2 है, अगर मेरे उसके अंदर बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 0 है, तो मेरी ज्योमेट्री क्या होगी उसमें, लीनियर। यानी वो किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ये मेरे पास कोई भी सेंट्रल एटम है ए, दोनों तरफ इस तरफ, और ये एक्स एक्सिस के सराउंडिंग एटम्स है। शेप भी इसकी सेम होगी क्योंकि कोई हमारे पास इसमें लोन पेयर नहीं है, तो ये भी यहाँ पर भी इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। अगर मेरे पास इसमें बॉन्ड पेयर 1 हो जाए और लोन पेयर इसमें 1 हो जाए, दोनों ही 1 1 हो जाए, तो उस केस में यहां पर मेरे पास ये इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। अब इसमें एक ही बॉन्ड पेयर है तो इनकी कुछ ऐसा शेप नहीं होती, क्योंकि हमारे पास क्या है, दो एटम्स के बीच में एक बॉन्ड है, तो उसमें कोई शेप हम बताते नहीं है इसमें। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है z की वैल्यू 3। z की वैल्यू 3 में बॉन्ड पेयर हमारे पास 3 है और लोन पेयर 0 है, तो बॉन्ड पेयर 3 और लोन पेयर 0 हमारी इस तरीके से एग्जिस्ट करती है शेप। ये बीच में सेंट्रल एटम और ये एक्स एक्स, इनके बीच में एंगल होता है 180 डिग्रीज का। अब ये मेरे पास क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर, इनके बीच में मेरे पास एंगल होता है 120 डिग्री। लोन पेयर 0 है तो शेप भी मेरी सेम ही होगी। अब शेप भी मेरी क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, और यहां पर भी मेरे पास 120 डिग्रीज एंगल होंगे। अगर मेरे पास इसमें z की वैल्यू 3 में ही बॉन्ड पेयर हो जाए 2 और लोन पेयर हो जाए 1, तो उस केस में कैसी शेप आएगी और कैसी ज्योमेट्री आएगी, ज्योमेट्री तो हमारी सेम रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। उसमें ये मेरे लोन पेयर आ गए और ये मेरे बॉन्ड पेयर आ गए। अब ये लोन पेयर क्या कर रहा है, रिपेल करेगा, इसको रिपेल करेगा, तो ये जो मेरा एंगल बन रहा था अब ये 120 डिग्री से कम बनेगा। नेक्स्ट मेरे पास अगर इसकी शेप देखते हैं हम, तो शेप में मैं इस लोन पेयर को छुपा लूंगी। अब मैंने लोन पेयर छुपाया तो मेरे पास एक क्या आई, बेंट शेप आई, यानी ये क्या है, मेरे पास एक बेंट शेप देगा। और अगर मैंने यहां पर एक बॉन्ड पेयर ले लिया और 2 लोन पेयर ले लिए, तो वही हमारे पास जैसे स्टार्टिंग का केस बन गया था, ये मेरे पास ये लोन पेयर हो गए और ये मेरे पास एक बॉन्ड पेयर हो गया। अब इसकी तो हम कुछ नहीं कह सकते शेप तो, क्योंकि सिर्फ 2 एटम्स के बीच में
मेरे पास एक बॉन्ड बन रहा है, तो ये इसकी ज्योमेट्री तो वही रहेगी, ट्रायंगल प्लेनर। ये इसकी शेप बन गई, ये हम छुपा देते हैं इस केस में, और ये मेरे पास एक शेप बन जाती है। शेप बनाने के लिए जैसे ये है, ये इसकी शेप है, इस केस में ये इसकी शेप है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अगर मेरे पास z की वैल्यू 4 होगा, z बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, ज्योमेट्री एंड शेप। अगर अब मेरे पास z की वैल्यू 4 आती है, बॉन्ड पेयर भी 4, लोन पेयर 0, तो उस केस में मेरा क्या होता है, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। हमने अभी पीछे ही देखी है किस तरीके की होती है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये, और बीच में बॉन्ड एंगल क्या होता है 109 डिग्रीज। शेप भी हमारी सेम होती है। अगर मैंने बॉन्ड पेयर ले लिए 3 और लोन पेयर ले लिया 1, तो उस केस में मेरे पास ज्योमेट्री तो वही रहेगी टेट्राहेड्रल। अरेंजमेंट कैसी हो जाएगी, यहाँ लोन पेयर आ जाएंगे, बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाएगा 104 डिग्रीज, 107 डिग्रीज, और मेरी शेप क्या बनेगी उस टाइम पर, पिरामिडल। शेप मेरी इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी मैं, ये बीच में सेंट्रल एटम हो जाएगा और ये साइड में इसके बॉन्डेड एटम्स हो जाएंगे। अगर मेरे पास इसके यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है बॉन्ड पेयर मेरे 2 हो जाए, लोन पेयर मेरे पास 2 हो जाए, यानी दोनों सेम आ गए, तो उस केस में मेरी अरेंजमेंट क्या होगी, ये अरेंजमेंट होगी, और यहाँ मेरे पास बॉन्ड एंगल होगा 104.5 डिग्रीज का। ज्योमेट्री मेरी टेट्राहेड्रल ही रहेगी, शेप मेरी हो जाएगी अब इस केस में बेंट, यानी मैं इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करूंगी। नेक्स्ट है अगर मेरे पास z की वैल्यू आ जाए 5 बॉन्ड पेयर आ जाए इसमें और 0 लोन पेयर आ जाए, तो उस केस में मेरे पास इसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ज्योमेट्री होगी मेरी ट्रायंगल बायपिरामिडल। अब ट्रायंगल बायपिरामिडल हमारे किस तरीके से बनती है, ये होती है हमारी ट्रायंगल बायपिरामिडल, यानी ये बीच में हमारा एक ट्रायंगल होता है और ऊपर नीचे हमारे एक पिरामिड बना रहा होता है, यानी इसको इस तरीके से ये सारी जगह से एक पिरामिड की तरह ऊपर नीचे फॉर्म होता है। तो ये जो हमारा, ये हमारी इसके बीच में, इसके और इसके बीच में एंगल, इसके और इसके बीच में एंगल, इसके और इसके बीच में एंगल, वो होता है 90 डिग्रीज का, और ये आपस में ये एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये होते हैं 120 डिग्रीज। और अगर हम इसकी शेप की बात करें तो वो भी सेम होगी हमारे। नेक्स्ट आता है अगर मैंने इसमें बॉन्ड पेयर ले लिए 4 और लोन पेयर ले लिया 1, तो उस टाइम पर मेरी इसकी क्या शेप होगी या क्या ज्योमेट्री होगी। ज्योमेट्री तो मेरी सेम ही होगी, ट्रायंगल बायपिरामिडल। अब शेप क्या होगी, शेप के लिए मेरे पास अब यहाँ पर 2 तरीके से केस हो सकते हैं। ये जो मेरे इसमें बॉन्ड पेयर्स बन रहे हैं ना, इन बॉन्ड पेयर्स में जो ये वाली दोनों बॉन्ड पेयर्स हैं, इनको तो हम पोजीशंस को बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और ये जो हमारी 3 पोजीशन नीचे की बच गई है ट्रायंगल के अंदर, ये होती है हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन। अब जो मेरा एक लोन पेयर है वो या तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर आ सकता है या एक्सियल पोजीशन पर आ सकता है, तो मैं दोनों ही केस यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगी। जैसे सबसे पहले मैंने बना दिया एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर। अगर मैं इस पोजीशन पे लोन पेयर बना रही हूँ, तो अब ये लोन पेयर क्या करेगा, इन तीनों ही बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा। और अगर वही चीज मैंने इस इक्वेटोरियल पोजीशन पर लोन पेयर बना दिया, तो अब ये लोन पेयर सिर्फ इन 2 बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा, तो यहाँ रिपल्शन इसके कंपैरेटिवली कम है, तो हमारा ये वाला स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होगा, तो हमारा जो मॉलिक्यूल है वो इस शेप में एग्जिस्ट करता है। अब ये शेप क्या हो जाएगी, मैंने ये हटा दिया, तो अगर हम ध्यान से देखें तो एक तरीके से सीसॉ शेप हो गई। तो हमें क्या पता लगा इससे कि हमारे अगर z की वैल्यू 5 होने पे बॉन्ड पेयर 4 हो, एक लोन पेयर हो, तो उस टाइम पर हमारा जो लोन पेयर है वो हमारी इक्वेटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करता है। ज्योमेट्री हमारी सेम रहती है ट्रायंगल बायपिरामिडल, लेकिन जो हमारी शेप होती है वो सीसॉ होती है और वो इस तरीके से होती है, बीच में सेंट्रल एटम। ठीक है, ये समझ आया। अब फिर से z की वैल्यू में ही हमने z की वैल्यू 5 ले ली, हमने बॉन्ड पेयर उसमें 4 वाला स्टडी कर लिया था केस, अब बॉन्ड पेयर हो गए उसमें 3, लोन पेयर 2, तो अब इस केस में ज्योमेट्री और शेप क्या होगी। ज्योमेट्री हमें सेम ही रखनी होती है, ज्योमेट्री हमारी चेंज नहीं होती, क्योंकि उसमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों कंसिडर करे जाते हैं। तो अब यहाँ पर मेरी ज्योमेट्री वही रहेगी, ट्रायंगल बायपिरामिडल। तो इसकी हमारे पास शेप किस तरीके से बनेगी और यहाँ पर मेरे पास कौन सी पोजीशंस को ऑक्यूपाई करेगा लोन पेयर। अब अगर मैंने इसके अंदर, मेरे पास वही 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, या तो इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाए या एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई हो जाए। अब जैसे मैंने यहाँ पर ये पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, दोनों एक्सियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लिया,
फिर एक केस आएगा कि मैंने इन दोनों पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लिया, दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशंस को ऑक्यूपाई कर लिया। अब इस केस में तो क्या हो रहा है मेरे पास, और एक केस ये भी हो सकता है कि मैंने एक एक्सियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली, एक इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई कर ली। तो अब हमें चेक करना है रिपल्शन सबसे कम किस में है। अगर मैं यहां देखूं तो इसमें रिपल्शन क्या है, ये लोन पेयर मेरे तीनों बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा और ये लोन पेयर भी मेरे तीनों बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेगा। यहाँ पर मेरे जो दोनों लोन पेयर है ना, ये सिर्फ इन दोनों बॉन्ड पेयर्स को रिपेल करेंगे, यानी यहाँ पर इसकी कंपैरेटिवली कम रिपल्शन है। और इस केस में क्या हो रहा है कि जो ये मेरा लोन पेयर है ना, ये इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा और इस बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, लेकिन जो मेरा ये लोन पेयर है ये इन दोनों बॉन्ड पेयर को तो रिपेल करेगा ही करेगा, प्लस इसमें इस लोन पेयर के साथ भी रिपल्शन शो होगी, तो ये भी ज्यादा रिपल्शन होगी। सबसे कम रिपल्शन मुझे किस केस में मिल रही है, इस केस में मिल रही है। यानी अगर मैं इसके अंदर अब शेप को देखूं तो मैं यहाँ से अपनी फिंगर यहाँ रख लेते हैं, इन लोन पेयर्स को छुपा लेते हैं, तो मेरे पास क्या शेप बन रही है, एक तरीके से टी शेप बन रही है। तो मेरी शेप क्या आएगी यहाँ पर, टी शेप। लोन पेयर्स की पोजीशन दोनों ही इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई करेंगे। अब अगर मेरे पास बॉन्ड पेयर की वैल्यू हो जाए 2 और लोन पेयर की वैल्यू हो जाए 3, तो उस केस में मेरे पास क्या होगी, तीनों के तीनों जो लोन पेयर है ना वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे। फिर वही यहाँ पर सेम केस आ जाता है, रिपल्शन मिनिमम देखनी है, सारे सेम केसेस आएंगे इसमें भी। ज्योमेट्री वही ट्रायंगल बायपिरामिडल। अब शेप देखेंगे तो मेरे को क्या दिख रही है, शेप लीनियर शेप दिख रही है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, अगर मैंने z की वैल्यू 6 ले ली, अब z की वैल्यू 6 में बॉन्ड पेयर भी 6 हो जाएंगे और लोन पेयर मैंने 0 ले लिया, तो हमारे पास इसमें ज्योमेट्री आती है वो होती है ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किस तरीके से होती है, इसकी क्या फिगर होती है, ये होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। बीच में इस तरीके से एक स्क्वायर होता है और ऊपर नीचे पिरामिड बन रहा होता है, मतलब एक तरीके से ऑक्टाहेड्रल फॉर्मेशन होती है इसमें। हम इसको दूसरा नाम दे देते हैं स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब इसमें क्या होता है, सारे के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, यानी कि ये इन चारों के साथ 90 डिग्री बनाता है, ये भी इन चारों बॉन्ड पेयर के साथ 90 डिग्री बनाता है और ये भी आपस में 90 डिग्री बनाता है। तो इसमें शेप और ज्योमेट्री तो सेम होगी क्योंकि लोन पेयर हमारे 0 है। अगर मैंने इसमें बॉन्ड पेयर लोन पेयर फिर से इंट्रोड्यूस करने स्टार्ट करें z की वैल्यू 6 में, तो मेरी क्या शेप होगी, क्या ज्योमेट्री होगी, z की वैल्यू 6, बॉन्ड पेयर 5, लोन पेयर इसमें कितने हैं 1, ये मैंने लोन पेयर लगा दिया इसमें। अब ये जो लोन पेयर इसमें मैंने लगाया है ये क्या करेगा, थोड़ा थोड़ा रिपेल करना शुरू करेगा। अब ये जो रिपेल कर रहा है इनको, तो ये थोड़ा थोड़ा क्या करेगा, इनको नीचे की तरफ बेंड कर देगा, इन सबको नीचे की तरफ थोड़ा झुका देगा उस स्क्वायर को। तो हम क्या बोलेंगे एक तरीके से कि डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बन गया। या फिर हम क्या कह सकते हैं, पीछे हमने इसको क्या नाम दिया था, स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो यहाँ पर हमारे पास एक पिरामिड तो खत्म ही हो गया क्योंकि हम उसको कंसिडर ही नहीं करते लोन पेयर को शेप में, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं स्क्वायर पिरामिडल। अब अगर मेरे पास नेक्स्ट आ जाए कि मेरे पास बॉन्ड पेयर हो जाए 4, लोन पेयर हो जाए 2, तो उस केस में मेरे पास लोन पेयर इस तरीके से एग्जिस्ट करेंगे। तो ये क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ज्योमेट्री नहीं सॉरी शेप हो गई, क्योंकि अब इन दोनों को अगर मैं हटाऊं तो यहाँ से भी रिपल्शन सेम होगी, यहाँ से भी रिपल्शन सेम होगी, एक तरीके से मुझे एक स्क्वायर प्लेनर फॉर्म मिलेगी। तो ये थे हमारे पास कुछ z की वैल्यूज पर कि क्या शेप होगी, क्या ज्योमेट्री होगी इस मॉलिक्यूल की। अब अगर हम इनके एग्जांपल्स को कंसीडर करते हैं तो सबसे पहले अगर मैंने ले लिया z की वैल्यू 2, z की वैल्यू 2 का मेरा एग्जांपल हो सकता है BeCl2। अब BeCl2 के अंदर मेरी शेप और ज्योमेट्री किस तरीके से होगी, ये इस तरीके से एग्जिस्ट करता है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से z की वैल्यू निकालूं तो बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 4, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 2, तो z की वैल्यू क्या होगी हाफ, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, प्लस कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, माइनस कोई पॉजिटिव चार्ज भी नहीं है, प्लस मोनोवेलेंट एटम्स इसके अंदर कितने हैं 2, क्योंकि क्लोरीन भी हमारे हेलोजन भी मोनोवेलेंट ही होते हैं। तो ये हमारे पास कितना आया इसके अंदर 4/2 दैट इज 2,
तो z की वैल्यू क्या आई 2। z की वैल्यू 2 का मतलब है मेरी लीनियर ज्योमेट्री है, मेरी लीनियर ज्योमेट्री बन रही है इसमें। अगर मैंने z की वैल्यू 3 ले ली, z की वैल्यू 3 में मेरे पास कोई एग्जांपल है, जैसे कि z की वैल्यू 3 में मैं क्या एग्जांपल लूँ, जैसे मैंने ले लिया BF3। अब z की वैल्यू 3 में BF3 एग्जांपल है। BF3 में हमारे पास बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 5, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी 2 3। तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए 3। तो अगर मैं z की वैल्यू इसमें कैलकुलेट करूँ तो हाफ इंटू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3। अब इसके अंदर कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है, मोनोवेलेंट एटम्स 3 है, तो हाफ इंटू 6 3। z की वैल्यू 3 आती है। अगर z की वैल्यू 3 है तो शेप और ज्योमेट्री क्या होगी मेरी इसमें, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, यानी किस तरीके से एग्जिस्ट करेगा, ये इस तरीके से एग्जिस्ट करेगा। ऐसे ही अगर मैंने z की वैल्यू 4 ले ली, z की वैल्यू 4 के हम एग्जांपल्स को स्टडी कर चुके हैं, CH4 NH3 H2O। अब जैसे मैंने z की वैल्यू 5 ले ली, तो z की वैल्यू 5 के इसमें मैंने एग्जांपल ले लिया PCl5। फॉस्फोरस, हमारे पास इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं 5, तो z की वैल्यू क्या होगी मेरी हाफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस कोई ना तो कोई नेगेटिव चार्ज है ना ही कोई पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम्स कितने इसमें 5। तो हमारे पास इसमें z की वैल्यू कितनी आई 5। अब z की वैल्यू 5 का क्या मतलब है, ट्रायगनल बाय पिरामिडल, यानी इसकी किस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें अगर ये तो सारे हमारे पास क्या था, इसमें लोन पेयर की वैल्यू 0 है। अगर मैंने इसमें लोन पेयर की वैल्यू 1 ले ली तो उसका एग्जांपल होता है SF4। अब SF4 को मैं कैसे बताऊंगी, जैसे मेरे पास अब सबसे पहले हम इसमें z की वैल्यू निकालेंगे। z की वैल्यू मेरे पास नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। मोनोवेलेंट एटम्स कितने इसमें 4, क्योंकि फ्लोरीन मॉलिक्यूल, फ्लोरीन एटम कितने 4 प्लस 4। z की वैल्यू 5 आई। अब 5 का मतलब क्या है कि मेरे पास इसमें कुछ बॉन्ड पेयर होंगे, कुछ लोन पेयर होंगे, क्योंकि z क्या है बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का सम होता है। अब मुझे दिख रहा है कि इसमें बॉन्ड पेयर तो 4 है, तो बॉन्ड पेयर तो 4 हो गए, तो एक लोन पेयर होगा इसमें। अब लोन पेयर वो किस तरीके से होगा, SF4 है तो S, मेरी ज्योमेट्री तो यही ट्रायगोनल बाय पिरामिडल रहेगी। मैंने इसमें लोन पेयर कहाँ लगाऊं, यहाँ पर हमने पीछे ही देखा है कि किस तरीके से हमने लोन पेयर की पोजीशन फिक्स करी थी, और यहाँ पे मेरे पास ये F, तो मेरी ये इसमें ज्योमेट्री तो वही ट्रायगोनल बाय पिरामिडल होगी, लेकिन जो मेरी शेप होगी, अब शेप क्या होगी इस केस में, शेप होगी मेरी यहाँ पर सीसॉ शेप। अगर मेरे पास इसमें लोन पेयर की वैल्यू 2 हो जाए तो वो उस केस में क्या आएगा मेरे पास एग्जांपल, जैसे ClF3 हो गया, तो ClF3 केस में मेरे पास अगर मैं इसमें z की वैल्यू निकालूंगी तो वो भी मेरी 5 आएगी। अब z की वैल्यू 5 है, मुझे यहाँ दिख रहा है बॉन्ड पेयर कितने हैं 3, तो लोन पेयर कितने होंगे 2। अगर लोन पेयर 2 होंगे तो उसकी किस तरीके से स्ट्रक्चर होगी, ये क्लोरीन है, ये मेरे पास ज्योमेट्री है। अब इस ज्योमेट्री में मैंने पीछे पढ़ा था कि लोन पेयर कहाँ पर अरेंज होंगे, दोनों इक्विटोरियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करेंगे, तो दोनों लोन पेयर मैंने यहाँ पर लगा दी और बाकी मैंने बॉन्ड पेयर बना दिए, तो मेरी ये क्या शेप आ रही है, टी शेप आ रही है। नेक्स्ट अगर मैं z की वैल्यू 6 ले लेती हूँ तो उस केस में मेरे पास अगर मैंने बॉन्ड पेयर ले लिए इसमें 5 और लोन पेयर ले लिए मैंने 1, तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, मेरा एग्जाम्पल होगा PrF5। अब इस केस में मेरे पास 5 तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, तो ये किस तरीके से बनेगा, इसकी ज्योमेट्री तो वही होगी मेरे पास ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाय पिरामिडल। तो एक लोन पेयर मैंने ये बना दिया, बाकी ये मैंने फ्लोरीन एटम लगा दिए, तो ये मेरे पास क्या बन रहा है, एक डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या फिर स्क्वायर पिरामिडल।
अब अगर मैंने इसी में z की वैल्यू 6 में एक और एग्जांपल ले लिया XCF4, इस केस में मेरे पास z की वैल्यू तो 6 है, तो बॉन्ड पेयर मुझे दिख रहे हैं कितने हैं 4, और लोन पेयर मुझे कितने दिख रहे हैं इसमें 2, क्योंकि मेरे पास बॉन्ड पेयर 4 होने के बाद 6z की वैल्यू से मैं निकाल सकती हूँ कि मेरी लोन पेयर की वैल्यू 2 आएगी। तो ज्योमेट्री वही फिर सेम, ऑक्टाहेड्रल, बीच में ज़ेनॉन, इसमें 2 लोन पेयर एग्जिस्ट करेंगे इस तरीके से, बाकी फ्लोरीन एटम्स। तो ये मेरे पास इसकी शेप क्या होगी, स्क्वायर प्लेनर। तो ये थी हमारी वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी ने हमें एक्सप्लेन करके बताया कि क्या शेप होगी, क्या ज्योमेट्री होगी, उनके अंदर बॉन्ड एंगल में किस तरीके से डिफरेंस आएगा, उनकी शेप और ज्योमेट्री में क्या डिफरेंस होता है कि हम ज्योमेट्री में लोन पेयर बॉन्ड पेयर दोनों को कंसिडर करते हैं, शेप में हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को कंसिडर करते हैं। अब इनको फर्दर आगे हम लोग इसकी हाइब्रिडाइजेशन को भी स्टडी करते हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।